जब कभी हम डायनासोर्स के बारे में सुनते हैं तो उनको लेकर हमारे दिमाग में विशालकाय जीवों की छवि आती है जो कि एक समय पर धरती पर राज किया करते थे। हमने अक्सर मूवीज और एनिमल डॉक्यूमेंट्रीज में यही देखा है कि डायनासोर्स बहुत ही ज्यादा बड़े और खतरनाक होते थे, जबकि ये सच्चाई नहीं है क्योंकि डायनासोर्स असल में देखने में बहुत ही अलग थे और मूवीज में उन्हें बड़ा और खतरनाक सिर्फ इसलिए दिखाया गया है क्योंकि ऐसा करने से मूवीज ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करती हैं। तो अब सवाल ये आते हैं कि आखिर डायनासोर्स का इतिहास क्या है और वो असल में कैसे दिखाई देते थे और शुरुआत में उनके सबसे पहले फॉसिल्स को वापस से क्यों दफना दिया गया था, जानेंगे इस वीडियो में। जब बात डायनासोर्स के बारे में जानकारी जुटाने की आती है तब डायनासोर्स के बोन रिमेन्स, पंजों के निशान और स्किन के फॉसिलाइज्ड टुकड़े ही इसमें सबसे ज्यादा काम आते हैं। दोस्तों, ये ऐसे फ्रेगमेंट्स होते हैं जिनकी मदद से आप आज दिखाए जाने वाले डायनासोर्स के साथ कुछ भी बना सकते हैं। साल 1677 में केमिस्ट्री प्रोफेसर रॉबर्ट प्लॉट को भी यही लगा था, क्योंकि जब उनके द्वारा डायनासोर का सबसे पहला फॉसिल खोजा गया था तब उन्हें ये मालूम नहीं था कि आखिर ये किस क्रीचर का है, जिसके चलते उन्होंने ये मान लिया था कि ये एलिफेंट की कोई स्पीशीज है जिसे रोमन्स द्वारा ब्रिटेन लाया गया होगा। इतना ही नहीं, बाद में उन्होंने अपने इस विचार को बदल दिया था और बताया था कि ये एलिफेंट नहीं बल्कि किसी ड्रोन्ड ह्यूमन का अवशेष है। हालांकि ऐसा भी अनुमान लगाया गया है कि ये बोन किसी आर्केइक एनिमल की है। खैर, इस खोज के बाद साल 1815 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक दूसरे प्रोफेसर विलियम बकलैंड ने भी अपनी एक ट्रिप के दौरान डायनासोर का एक जॉ खोज निकाला था, पर वो भी नहीं जानते थे कि आखिर ये किस जीव का है। उनके मुताबिक शायद ये जॉ किसी प्री हिस्टोरिक एनिमल का था जिसे उन्होंने मेगलोसॉरस नाम दिया। हालांकि उनकी ये खोज ज्यादा मशहूर नहीं हो पाई, जिसके बाद 1850 में टेम्पोरली फैमिली ने इथियोसॉरस का वेल प्रिजर्व्ड स्केलेटन खोजा, पर क्योंकि वो लोग धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे इसलिए उन्होंने इस स्केलेटन को वापस दफना दिया। 19वीं सदी वो दौर था जब इंग्लैंड के लोग बहुत ही ज्यादा रिलीजियस हुआ करते थे और इसी के चलते वो जमीन से मिली किसी भी बड़े जीव के अवशेषों को कोई बिग फिश के अवशेष मानकर दोबारा से जमीन में दफना दिया करते थे। साल 1850 में दोबारा से दफनाए जाने के बाद इथियोसॉरस की ये हड्डियां करीब 150 से भी ज्यादा सालों तक जमीन के अंदर दफन रही। फिर साल 2014 में इन्हें एक बार फिर से जमीन से बाहर निकाला और रिस्टोर कर दिया, क्योंकि 19वीं सदी के अंत तक सब कुछ बदल गया, क्योंकि एक ऐसा दौर था जब डायनासोर्स के अवशेषों की खोज आए दिन होने लगी थी। साथ ही साथ दुनिया भर के खोजकर्ता और पैलियोंटोलॉजिस्ट के बीच अपनी खोज को बेहतर और श्रेष्ठ बताने की भी होड़ लग गई थी। ऐसा ही कुछ अमेरिका के जाने माने पैलियोंटोलॉजिस्ट उथनेल चार्ल्स मार्श और एडवर्ड ड्रिंकर कॉप के बीच भी हुआ था और देखते ही देखते ये अपने बीच होने वाली बोन वार्स के लिए काफी ज्यादा फेमस हो गए थे। शायद ही आपको मालूम हो कि ये दोनों ही पैलियोंटोलॉजिस्ट न सिर्फ एक दूसरे को अपने अपने पब्लिकेशंस में अटैक करते थे, बल्कि ये दूसरे खोजकर्ताओं को लालच देकर उनकी खोजों का श्रेय भी खुद ले लेते थे और एक दूसरे की खोजों को भी चुरा लेते थे, जिसमें डायनासोर्स की कुछ हड्डियों की चोरी भी शामिल है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मार्श और कॉप दोनों ने मिलकर डायनासोर्स की करीब 142 नई स्पीशीज को खोजा था और उन्हें डिस्क्राइब भी किया था। हालांकि उन दोनों के बीच राइवलरी इतनी ज्यादा भीषण हो गई थी कि उन्होंने इन अवशेषों को पुराने डायनासोर के अवशेषों के साथ डबल चेक करना भी जरूरी नहीं समझा। साल 1978 में एडवर्ड कॉप ने एक ऐसे वर्टिब्रेट को खोजने का दावा किया था जो कि धरती पर अब तक पाए जाने वाले सबसे बड़े डायनासोर को बिलोंग करता था। दोस्तों, वो वर्टिब्रेट 5 फीट लंबा था, जिससे ये अंदाजा लगाया गया था कि वो वर्टिब्रेट जिस डायनासोर का भी होगा उसकी हाइट कम से कम 190 फीट होगी। अब भले ही लोग उस वर्टिब्रेट को असल में ना देख पाए हो, पर उसकी कहानियों और मूवीज में दिखाए गए डायनासोर्स ने लोगों को काफी गुमराह किया। सबसे पहले डायनासोर साल 1914 में ब्रूट फोर्स नाम की एक शॉर्ट फिल्म के माध्यम से बिग स्क्रीन पर दिखाई दिए थे, पर जिन डायनासोर्स को आज हम देखते हैं उनकी शुरुआत साल 1993 में आई जुरासिक पार्क मूवी से हुई थी। वैसे तो ये मूवी काफी एंटरटेनिंग थी, पर आश्चर्य की बात तो ये है कि साइंटिफिक नजरिए से इस मूवी में दिखाए गए कोई भी डायनासोर्स असलियत में मेल नहीं खा रहे थे।
क्योंकि इसमें दिखाए गए ज्यादातर डायनासोर्स जुरासिक पीरियड नहीं बल्कि क्रिटेशियस पीरियड में रह रहे थे, जो कि जुरासिक एरा के बाद आया था। इतना ही नहीं दोस्तों, जिन डायनासोर्स को हमें मूवीज में बड़ा दिखाया गया था वो असल में काफी छोटे हुआ करते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या मूवी मेकर्स को इस बारे में जानकारी नहीं थी? बिल्कुल थी, पर दूसरे मूवी मेकर्स इन फैक्ट्स को नजरअंदाज कराते हुए लगातार मूवीज बना रहे थे। सबसे आश्चर्य की बात तो ये है कि जुरासिक पार्क मूवी के सेट पर तो एक साइंस कंसल्टेंट भी मौजूद था जिनका नाम जैक हॉर्नर था, जो कि पेशे से एक पैलियोंटोलॉजिस्ट ही था। हालांकि इसके बावजूद भी मूवीज के अंदर जानबूझकर हमें बड़े और खतरनाक डायनासोर्स दिखाए जा रहे थे, क्योंकि जुरासिक पार्क मूवी के प्रोड्यूसर्स का मानना था कि रियलिस्टिक डायनासोर्स ना तो मूवी को सक्सेस दिलाएंगे और ना ही इनकी मदद से ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो पाएगा, जिसके चलते उन्होंने काल्पनिक तौर पर डायनासोर्स को बड़ा और खतरनाक कर दिया। इतना सब कुछ जान लेने के बाद सवाल ये आता है कि आखिर डायनासोर्स असल में कैसे दिखाई देते थे? अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट्स, जो भी डायनासोर्स मांसाहारी थे उनमें से ज्यादातर वार्म ब्लडेड थे। साथ ही उनके शरीर पर फेदर्स यानी कि पंख भी हुआ करते थे। अब आप वीडियो में दिखाए गए कंपैरिजन से साफ तौर पर समझ सकते हैं कि आखिर डायनासोर्स असल में कैसे दिखाई देते थे। वैसे सिर्फ सिनेमा वर्ल्ड ही बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के लिए हमें गुमराह नहीं कर रहा था, बल्कि मौजूदा दौर में टीवी पर आने वाले पॉपुलर साइंस चैनल्स भी हमारे साथ ऐसा ही कर रहे हैं, क्योंकि उनके ऐसा करने से ही हम मूवीज देखते हैं। ये सब कुछ समझ जाने के बाद हमारे लिए डायनासोर्स के असल अपीयरेंस को समझना भी जरूरी है, और उसे हमें ये समझना होगा कि आखिर उनके लिगामेंट्स और मसल्स किस तरह से वर्क करते हैं, उनकी बॉडी पर कितना फैट मौजूद था और उनका स्किन टेक्सचर कैसा था। ये सभी स्टडी फॉसिल्स की मदद से आराम से की जा सकती है, क्योंकि वैज्ञानिक डायनासोर्स के फॉसिल्स से उनका डिजिटल बायोमैकेनिकल मॉडल तैयार कर सकते हैं। हाल ही में वेलोसिरैप्टर्स की 4 आर्म मसल की स्टडी से ये पता चला है कि वो बहुत हद तक कबूतरों के जैसे ही थे, जो अपने पंखों की वजह से रेप्टाइल्स की जगह बर्ड्स की तरह ज्यादा लगते थे। इतना ही नहीं, टायरनासोरसिस के मामले में चीजें थोड़ी और ज्यादा पेचीदा हैं, क्योंकि अभी तक इनको लेकर ऐसे कोई एविडेंस नहीं मिले हैं कि इनके पास फेदर्स थे। हालांकि इनसे मिलती जुलती कुछ स्पीशीज में हमें फेदर्स देखने को जरूर मिले हैं, जिससे कहीं न कहीं वैज्ञानिकों को लगता है कि शायद टी-रेक्स के शरीर पर भी फेदर्स होते होंगे। वैसे आपका इसके बारे में क्या कहना है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप हमारी इन वीडियोस को अंग्रेजी में देखना चाहते हैं तो अद्भुत मिस्ट्री इंग्लिश को विजिट करें। कुछ अमेजिंग सा देखना चाहते हैं तो हमारे नए चैनल इट्स अमेजिंग को भी जरूर विजिट करें। मैं हूँ आपकी दोस्त नेहा आगरकर। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें दे आ गया नमस्कार।